हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई मनीष उत्तम में। तो देखिए, आज चर्चा करनी है जो है एक नए वीडियो की। और हम पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत के गवर्नर जनरलों की, और आपको बताया था यदि आ जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है। फिर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद जो है अगले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था चार्ल्स मेटकाफ नाम था, जिनका टाइम है 1835 से 36। और इन्हीं चार्ल्स मेटकाफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। फिर जो है चार्ल्स मेटकाफ के बाद अगले जो गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड आकलैंड, जिनका टाइम था 1836 से लेकर के 1842 तक उनका कार्यकाल था। और उन्हीं के समय जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 में शुरू हुआ था और 1842 में समाप्त हुआ था। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा अब जो गवर्नर जनरल बन करके जिनकी आज हम चर्चा करनी है नए वीडियो में, वो हैं लॉर्ड एलन बरो। तो लॉर्ड एलन बरो जिनका टाइम है जो है लॉर्ड एलन बरो का टाइम है 1842 से 44 तक। और कहते हैं जब ये गवर्नर जनरल बन कर के आए तभी जो है 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो किसके समय शुरू हुआ था? लॉर्ड आकलैंड के समय शुरू हुआ था। ठीक है। अब देखिए इनके समय की घटनाएं देख लेते हैं क्या क्या हुआ, तो देखते हैं। तो देखो इनके समय 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 द्वारा या 1843 के अधिनियम 5 द्वारा किसको? दास प्रथा या गुलामी प्रथा को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। और पता है दास प्रथा के लिए कानून आया था आपका 1833 के चार्टर एक्ट में कानून आया था। और 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय जो है दास प्रथा को क्या कर दिया जा रहा है? प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी घटना देख लेते हैं। कहते हैं 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी लॉर्ड एलन बरो के समय जो है सिंध की विजय की गई और सिंध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। ठीक है। और क्या घटना हुई? कहते इसी समय 1843 में जो ग्वालियर की शासिका थी जिनका नाम था ताराबाई, और वो किसकी पत्नी थी? दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, जो निसंतान थी, यानी इनके कोई पुत्र नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उन्होंने गोद लिया हुआ था पुत्र, दत्तक जो पुत्र थे, उनको गद्दी से हटा करके जो है ग्वालियर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। तो ये भी घटना हो रही किसके समय? लॉर्ड एलन बरो के समय हो रही। ठीक। आगे आते हैं। अब देखो लॉर्ड एलन बरो के बाद जो है अगले जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, और इनका टाइम है 1844 से 1848 तक। तो लॉर्ड हार्डिंग दो हुए, एक आप लोग आगे पढ़ेंगे जब 1911 में दिल्ली दरबार होगा और राजधानी परिवर्तित होगी ना 1912 में कलकत्ता से दिल्ली, तो दिल्ली जब प्रवेश कर रहे होंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तब भी उन पर चांदनी चौक पर बम फेंका जाएगा, लेकिन वो बच जाएंगे। तो वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, और इनका टाइम है 1844 से 48 तक। अब इनके समय की भी घटनाएं देख लेते हैं। तो देखिए इनके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो पहला 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध हो रहा है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय हुआ, और इसका समापन हुआ था लाहौर की संधि द्वारा। और लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में हुई थी। ठीक है। तो आपको पता है कि जो पंजाब राज था, तो पंजाब की जो है राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर थी, और यदि आ जाए धार्मिक राजधानी क्या थी, तो अमृतसर थी। और आपको पता है पंजाब में जो है एक 12 मिसलें थी, और उन्हीं मिसल में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, और इसी सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह थे, और उन्हीं के बेटे थे रणजीत सिंह। तो पंजाब में रणजीत सिंह का शासन हुआ,
लेकिन 1833 में क्या हुआ था, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उनके पुत्र थे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह, क्रमशः वो पंजाब के शासक बनते हैं। परंतु उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है सभी की। इस कारण उनके एक जो है छोटे पुत्र थे, अल्पवयस्क पुत्र थे, जिनका नाम था दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह जो है पंजाब के राजा बनते और उनकी संरक्षिका बनती उनकी माँ जिंदन बाई बनती हैं। लेकिन उसी समय युद्ध हुआ और जो है अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जो कहलाया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, लेकिन लाहौर की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, फिर आगे चल करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा 1849 में, और फिर जो है अंग्रेज़ जो है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला भी लेंगे। ठीक है, और घटना क्या हुई इनके समय, तो देखो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय ही मध्य भारत में एक जनजाति थी, खोंड जनजाति है। और खोंड जनजाति में एक प्रथा प्रचलित थी, कौन सी प्रथा, नर बलि प्रथा। नर बलि का मतलब होता है मानव की बलि दी जाती थी। तो ये प्रथा प्रचलित थी, तो इसको दमन करने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने किसको नियुक्त किया था, जनरल कैंपबेल को नियुक्त किया, और इनके नेतृत्व में फिर इस प्रथा को जो है दमन कर दिया गया, ये प्रथा बंद कर दी गई। और कौन सी घटना हुई, कहते हैं इन्हीं के समय जो है सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। ठीक है, और नमक विद्रोह का कारण था उस समय चूँकि नमक पर क्या लगता था, टैक्स लगता था, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस कारण जो है ये विद्रोह हुआ। फलस्वरूप जो है सरकार को नमक कर को क्या करना पड़ा, आधा करना पड़ा, यानी जो टैक्स था उसको आधा कर दिया गया। तो ये सूरत विद्रोह भी इनके समय की प्रमुख घटना है, सूरत में नमक विद्रोह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे जो है भारत का गवर्नर जनरल बन करके कौन आ रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, और इनका टाइम है 1848 से 56 तक। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी की बहुत सारी नीतियां थी, जैसे उनकी हड़प नीति बहुत ही फेमस है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसके अलावा अवध को भी उन्होंने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और उन्होंने पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो कैसे मिलाया था, इन सब की चर्चा करेंगे। इन्हीं के समय रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, इनके समय तार विभाग जो है बना, तार लाइन भी खींची गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इनके समय की घटनाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए कह रहा लॉर्ड डलहौजी कब, 12 जनवरी 1848 को भारत के गवर्नर जनरल बन करके आ रहे हैं, और इन्होंने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो हमने अभी आपको बताया था कि 1849 में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, 48-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और उसमें सिख पराजित हो जाते हैं, और इस तरह पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो पंजाब के राजा थे दिलीप सिंह और उनकी माँ जिंदन बाई, उनको जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता है, कुछ पेंशन दे दी जाती है, और तभी जो है अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरा जो किसके पास था, महाराजा रणजीत सिंह के पास, और रणजीत सिंह के बाद उनके पुत्रों के पास। तो इस समय किसके पास है, दिलीप सिंह के पास। और वही कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दिया गया, जो कहते हैं अब लंदन में, या फिर महारानी के जो मुकुट था उसमें, या लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसकी भारत जो है मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय 1850 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हो रहा है। ठीक है, बर्मा जिसको अब नया नाम है म्यांमार। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1850 में। अगली घटना देखते हैं, कहते हैं 1852 को ओ संगनेशी, यहाँ पे ने है, संगनेशी को तार विभाग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और कहते हैं 1853 में जो है प्रथम तार लाइन कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई। यानी तार का निर्माण हुआ, तार लाइन बिछाई गई, और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी के समय भी हमने चर्चा की थी, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। और आ जाता है पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो देखो 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेलगाड़ी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, यानी काली थी परंतु सुंदर थी, तो ब्लैक ब्यूटी यानी काली सुंदरी, जो कहाँ से कहाँ तक,
मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इसलिए जो है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और यदि आ जाए सर्वाधिक लाइनें किसके समय बिछाई गई रेलवे लाइनें, तो आपके हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1900 ईस्वी में सर्वाधिक रेलवे लाइनों को बिछाया गया था। और पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में जो है मुंबई से ठाणे के बीच, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है। और क्या घटनाएं हुई, तो देखो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आ रहा है। कौन सा एक्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस एक्ट आ रहा है। और इसी समय जो है भारत में जो है पहली बार क्या जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। इसीलिए यदि आ जाए भारत में डाक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत में डाक सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। ठीक है। तो तार सेवा का जनक, रेलवे लाइन का जनक और डाक सेवा का जनक, तो ये सब जो है किसके समय हो रहा है, लॉर्ड डलहौजी के समय हो रहा है। ठीक है। तो उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है। रेलवे का जनक, डाक सेवा का जनक, टेलीग्राम सेवा का जनक है, तो ये सब जो है उसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। और क्या घटना हुई, कहते हैं 1854 में लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण का मतलब होता है जो इमारतों का निर्माण करते हैं, बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, पुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो वो विभाग लोक निर्माण विभाग का कहलाता है। तो लोक निर्माण विभाग भी स्थापित हुआ और जिसके अंतर्गत कहते हैं यहाँ पे कई पुलों का निर्माण हुआ था। तो कई पुल भी बनाए गए भारत में, तो पुल भी बने। आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1854 में गंगा नहर सिंचाई के लिए खोली गई। किसके लिए खोली गई, सिंचाई के लिए गंगा नहर खोली गई। और इन्हीं के समय जीटी रोड की क्या कराई गई, मरम्मत कराई गई। तो आप लोगों ने जीटी रोड के बारे में सुना होगा, इसे सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते थे। और लॉर्ड एलनबरो के समय इसका नाम क्या रखा गया था, ग्रांटक रोड या जीटी रोड रखा गया था। तो उसकी क्या कराई गई, मरम्मत कराई गई। ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ, कराची में, मुंबई में और कलकत्ता में बंदरगाहों को विकसित किया गया। जो पोर्ट थे जहाँ से जहाज़ पानी के आते जाते थे, जो सामान था, माल था, वो आता जाता था। तो इन बंदरगाहों को जो है और विकसित किया गया। कौन कौन से, कराची, मुंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों को जो है विकसित किया गया। ठीक है। और क्या घटना हुई, तो कहते हैं 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। कहाँ पे, छोटा नागपुर में हुआ था। किसके नेतृत्व में, सिद्धू और कान्हू, ये चार भाई थे। दो और थे, चांद एवं भैरव भी नाम था। लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ, 1855-56 में हुआ। ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1853 के चार्टर एक्ट जब आया तो उसके तहत सिविल सेवा जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी उसकी व्यवस्था की गई। और इनकी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई, 18 से 23 वर्ष निर्धारित की जा रही है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि कौन प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पास किया था। तो भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले 1863 में कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है। तो सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर, फिर आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो असम के कलेक्टर भी रहे थे, लेकिन उनको फिर जो है बर्खास्त कर दिया गया था। फिर जो है अरविंद घोष भी बने, लेकिन वो पास तो हो गए परीक्षा, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा फेल हो गए थे। आगे चल करके फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया था, छोड़ दी थी। ठीक है। चलिए और क्या हो रहा है, कह रहे हैं 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र भारत में इलाहाबाद में, यानी अब परीक्षा जो है लंदन के साथ साथ कहाँ पे, इलाहाबाद में भी आयोजित की गई 1922 में। और आगे चल के आपको पता है ली कमीशन आया था, और ली कमीशन के बाद जो है
भारत में जो है इलाहाबाद में ही संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो है अध्यक्ष बनाए गए थे सर रोजर पारकर बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? सर रोजर पारकर बने थे, ठीक है, जो इलाहाबाद में संघीय लोक सेवा आयोग गठित हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं भैया। अब देखो इन्हीं के समय भारत में सर्वप्रथम 1847 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था जेम्स टॉमसन, उन्होंने तामसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना की थी। यानी रुड़की में किसकी स्थापना की थी? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसे आज हम लोग आईआईटी रुड़की कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसकी स्थापना की थी सर जेम्स थॉमसन ने। कब? 1847 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। आगे आते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। और कहते इसी वुड डिस्पैच की सिफारिश पर ही भारत में जो है 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो क्वेश्चन आता है कब स्थापित हुए? तो इनकी स्थापना 1857 में हुई थी। लेकिन किस विश्वविद्यालय को आधार बनाया गया था? यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है लंदन विश्वविद्यालय को आधार बना करके भारत में ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कब स्थापित हुए? 1857 में, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? तो यदि आ जाए तो 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिश पर, ठीक है। फिर यदि आ जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हो रही, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका कब स्थापित हुआ? 1887 में स्थापित हो रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा हड़पे गए राज। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी जिन राजाओं के वैध पुत्र नहीं था, यानी उनके पुत्र नहीं थे और उन्होंने क्या ले रखा था? गोद ले रखा था किसी दूसरे बालक को, जो दत्तक पुत्र कहे लाते थे। तो ऐसे सभी राज्यों को जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो क्वेश्चन आता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति द्वारा हड़पे गए राज कौन कौन से थे? तो देखो सतारा था, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और सबसे बाद में हड़पा गया था नागपुर को। किसको? नागपुर को। तो सबसे पहले सतारा और सबसे बाद में नागपुर को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो देखो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति द्वारा हड़पे गए राज, पहला था सतारा। कब हड़पा गया? 1848 में। तो कहते हैं 1848 में जो सतारा के राजा थे अप्पा साहब, उनकी मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए सतारा को हड़प लिया गया। दूसरा था संबलपुर। संबलपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इसको कब हड़पा गया? 1849 में। तीसरा राज था जैतपुर, जो कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। इसको कब हड़पा गया? 1849 में। चौथा था बघाट, जो हिमाचल प्रदेश में था, इसे हड़पा गया 1850 में। पांचवा था उदयपुर, या उदयपुर ये मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है भाई, राजस्थान वाला नहीं है, और इसको 1852 में हड़पा गया, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, फिर उदयपुर। और इसके बाद जो है जिस राज को हड़पा जा रहा है वो है झांसी। कौन सा राज्य है? झांसी है, जिसको हड़पा गया 1853 में, ठीक है। तो देखो झांसी के राजा कौन थे? गंगाधर राव थे, जो निसंतान थे, और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रानी लक्ष्मी बाई। तो रानी लक्ष्मी बाई के बचपन का नाम था मणकर्णिका। क्या नाम था? मणकर्णिका। और यदि आ जाए रानी लक्ष्मी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोलघर बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोलघर बनारस में। याद रखिएगा आप लोग, झांसी ना मार आइएगा। झांसी में तो विवाह हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, जबकि जन्म हुआ था गोलघर बनारस में हुआ था, ठीक है। तो विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव। तो इनके भी कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने किसको गोद ले रखा था? दामोदर राव, या इन्हीं को आनंद राव कहते हैं, इनको गोद ले रखा था। लेकिन कहते हैं जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई 20 नवंबर 1853 को,
तो जो उनकी विधवा यानी रानी लक्ष्मीबाई थी उनको हटा करके झांसी को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। तो अगला जो है लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति द्वारा हड़पा गया राज कौन होगा? झांसी होगा। ठीक है। फिर जो है सबसे बाद में जिस राज को हड़पा गया था वो था नागपुर, और नागपुर को कब हड़पा गया? 1854 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसको भी देख लेते हैं नागपुर में क्या हुआ। तो नागपुर के राजा थे रघुजी भोसले। ठीक है, तृतीय रघुजी भोसले थे। तो इनकी भी 1854 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो इस तरह ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति द्वारा हड़पे गए राज। तो पहला 1848 में सतारा, और सबसे बाद में आ जाए तो 1854 में नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अगला राज करौली भी है, लेकिन करौली को डलहौजी ने राज में तो मिला लिया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने करौली विजय की अनुमति नहीं दी। यानी डलहौजी ने तो मिलाने का प्रयास किया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था थी उन्होंने करौली विलय की अनुमति नहीं प्रदान की, तो इसलिए करौली को नहीं मिलाया जा सका। तो ये भी याद रखिएगा, किस राज को डलहौजी ने नहीं मिलाया या उसका विलय नहीं किया तो हो जाएगा करौली राजस्थान। ठीक है, क्योंकि किसने मना कर दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुमति इसकी नहीं दी। ठीक, आगे आते हैं। अगला राज्य है अवध। तो क्वेश्चन आता है कि अवध को किस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो अवध में कौन सा आरोप लगाया गया? कुप्रशासन का। किसका आरोप? कुप्रशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगा? तो क्वेश्चन आता है किसकी? सरकारी रिपोर्ट। तो देखो जेम्स आउटरम ये अधिकारी थे अवध के, तो इनकी सरकारी रिपोर्ट, और एक पादरी थे जिनका नाम था बिशप हैबर, इनकी गैर सरकारी, चूँकि ये सरकारी नहीं थे नौकर, ये एक पादरी थे, तो इनकी भी रिपोर्ट थी। तो इनकी गैर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर, और उस समय अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे, जो किस नाम से कविताएं लिखते थे? अख्तर पिया के नाम से कविताएं लिखते थे। तो यहाँ पर जो है कौन सा आरोप लगाया गया? कुप्रशासन का आरोप लगाया गया, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, और इन्हीं वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, और इनके बेटे का नाम था विरजिस कादिर। तो इनका बेटा था। इस पर जो है हड़प नीति लागू नहीं हुई, बल्कि कौन सा आरोप लगाया गया? कुप्रशासन का आरोप, कि यहाँ की जो नवाब है वो सही ढंग से प्रशासन नहीं चला पा रहा है। किसकी रिपोर्ट थी? तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि किसकी सरकारी रिपोर्ट। तो जेम्स आउटरम की सरकारी रिपोर्ट, और आ जाए किसकी गैर सरकारी रिपोर्ट? तो ये पादरी थे बिशप हैबर की गैर सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, कहते गवर्नर जनरल ने गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध के बारे में 1851 में एक बात कही कि क्या कही थी? कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। तो किसके लिए कहा था ये? तो ये अवध के बारे में कहा था डलहौजी ने। ठीक है, अब देख लेते हैं सैनिक सुधार क्या हुए डलहौजी के समय। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? 1856 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ को सेना का क्या बना दिया? तोप खाने की मुख्य छावनी बना दिया। ठीक है, यानी तोप खाने की मुख्य छावनी किसके? कलकत्ता के स्थान पर किसको बना दिया गया? मेरठ को बना दिया गया। और जो शिमला था उसे राजनीतिक मुख्यालय बना दिया गया। यानी शिमला को क्या बनाया गया? राजनीतिक मुख्यालय बनाया गया। और कहते हैं ब्रिटिश सेना में गोरखा लोगों के लिए, जो गोरखा लोग थे उनके लिए अलग से एक रेजिमेंट भी बना दी गई। तो आपको पता है कि गोरखाओं की रेजिमेंट है जिसे गोरखा रेजिमेंट भी कहते हैं, और ये जो है अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्त भी थे, इस कारण जो है इनके लिए अलग से रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये घटनाएं जो है आप किसके समय की थी? लॉर्ड डलहौजी के समय थी। इसके बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल बन करके अगले आएंगे लॉर्ड कैनिंग आएंगे, और इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय ही विद्रोह होगा। कौन सा? 1857 का विद्रोह होगा। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह होगा, और विद्रोह के बाद जो 1858 का अधिनियम आएगा, और उसी अधिनियम के तहत जो है जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का प्रथम वायसराय
बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह भारत के प्रथम वायसराय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।